यमुना अपनी फैमिली पिक्चर पेंट कर रही है जिसमें अपनी बहन, अपने हस्बैंड और पेरेंट्स, दादा अबू को बहुत प्यार से पेंट करती है। उसके बाद भागम भाग अपनी सास की सहेलियों के लिए खाना बनाने लगती है। इसका हाथ कट जाता है लेकिन उसके बावजूद बहुत मेहनत से और प्यार से खाना बनाती है, लेकिन फिर भी इसकी सास इससे खुश नहीं होती और कहती हैं कि तुम्हें अगर खाना बनाना नहीं आता तो बाहर से मंगवा लेती। ऐसे ही इसकी सहेलियां हर चीज़ पे बातें बनाती हैं। फिर ये आखिरकार अपनी सास से माफ़ी मांगती है और उन्हें अपना कार्ड देके कहती है कि आप इन्हें बाहर कहीं से खाना खिला लें। इसकी सास मान तो जाती हैं, इससे राज़ी तो हो जाती हैं, लेकिन इसे कहती हैं कि अपने शौहर को अपने बाप की कंपनी में जॉब दिलवाओ, क्योंकि साजिद का CEO सुलेमान है जो कि इसकी बहन का होने वाला मंगेतर है। दूसरी तरफ इसकी फैमिली एक आर्ट एग्जीबिशन होस्ट कर रही है और यमुना का शौहर साजिद पूरी तरह से उसकी बहन पे लट्टू है। इनके एग्जीबिशन की बहुत सारी पोस्ट लाइव चल रही हैं। यमुना की मदर बहुत अमीर औरतों को इकट्ठा करके उनके सामने अपने सीक्रेट पेंटर की बहुत तारीफ़ें कर रही हैं और ये तमाम लेडीज़ भी इस बात में इंटरेस्टेड है कि वो कैसी पेंटिंग्स होंगी। इतने में यमुना आ गई है। इसका अपने हस्बैंड से रब्ता नहीं हो रहा। ऑफ़िस में कॉल करती है तो पता चलता है कि उसने ऑफ़िस से छुट्टी ली हुई है। एग्जीबिशन के पास पहुँचती है तो यहाँ इसके शौहर की गाड़ी खड़ी है और साथ ही से फ़ोन पे पता चलता है कि इसका शौहर अपनी कंपनी से रिज़ाइन कर चुका है। ये अपनी सास से वेरीफाई करती है, जिस पे इसकी सास बहुत हैरान होती हैं, जिस पे सास बहुत गुस्सा होती हैं और वो यमुना को ही ब्लेम करती हैं। यहाँ एग्जीबिशन पे यमुना के फादर अपने दामाद को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, जबकि यमुना ज़बरदस्ती उसको अंदर ला रही है और इंट्रोडक्शन करवा रही है। अपने शौहर को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करती है। यमुना एक आर्टिस्ट भी और एक घरेलू लड़की है। अपने शौहर, अपने ससुराल, सबका बहुत ख्याल रखती है और फैमिली से बहुत प्यार करती है, जबकि इन सब का रवैया बहुत अजीब है। ये इस एग्जीबिशन के लिए अपनी फैमिली फ़ोटोग्राफ टाइप पेंटिंग बना कर लाई है, जिस पे इसकी माँ इसका अच्छा खासा मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं तुम और मज़ीद चाहती क्या हो, हमने तुम्हें अपनी फैमिली बना लिया और तुम यहाँ पे लोगों की तवज्जो लेने के लिए चीज़ें बना कर लाई हो। जिस पे वो कहती है मैं भी तो फैमिली ही हूँ। इतने में ये अमीर औरतें आती हैं और इस पेंटिंग को बहुत पसंद करती हैं। उनके सामने ये अपनी बड़ी बेटी का इंट्रोडक्शन करवाती है, लेकिन ये शर्मिंदा होकर इस पेंटिंग को छुपाना चाहती है। ये चाहती है कि इसकी बड़ी बेटी का आर्ट दुनिया में किसी को पता ना चले। अपनी बेटी से पेंटिंग्स बनवाती तो होती है, लेकिन इसे कहती है कि तुम्हारी तमाम पेंटिंग्स स्टोर रूम में पड़ी हुई, तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, ऐसी फजूल चीज़ों पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत। चैरिटी फाउंडेशन के लिए तुम पेंटिंग्स बना रही हो और वो बनाती रहो। और कहती है ये कितनी आसान है, इसीलिए मुझे पसंद है। उसके बाद यमुना अपनी पेंटिंग को साफ़ कर रही है थूक के साथ, जहाँ हमारे मिस्टर सलेमान आते हैं जो कि होने वाले मंगेतर हैं इसकी छोटी बहन के। वो इसे कुछ लिक्विड देते हैं और कहते हैं इसे साफ़ कर, और कहते हैं कि तुम्हारी पिक्चर फेक है। तो ये हैरत से इस बंदे की तरफ देखने लगती है। इसकी छोटी बहन भाग कर आती है और देखती है कि ये सलेमान इंटरेस्ट ले रहा है इस पिक्चर में, तो अपनी बहन के साथ खड़े होकर अच्छी बनने लगती है। बहन ने बनाया है। यहाँ इनके बीच मोहब्बत के टॉपिक पे कुछ बात होती है। यमुना कहती है मोहब्बत आई लव यू कह देना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि थैंक यू, आई एम सॉरी वगैरह कहने से भी पता चल जाती है, जबकि यास्मीन कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बातें हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को अवॉइड कर रहे हैं। जब कोई शख्स आपकी तरफ देखता ही है तभी पता चल जाता है कि वो आपको पसंद कर रहा है। इस पर सुलेमान कहता है कि यास्मीन ठीक कह रही है, क्योंकि तुम साजिद को बहुत हैंडसम देखती हो, ऐसा ही तुमने उसे ड्रॉ किया है। मर्द होने की हैसियत से ये बड़े फ़ख्र की बात है, इतनी मोहब्बत करें। इस पर यास्मीन दौड़ के साजिद के साथ खड़ी हो जाती है और कहती है अच्छा अब बताओ हम दोनों कैसे लग रहे हैं देखने में। यहाँ कुछ देर के लिए यमुना बिल्कुल हैरान रह जाती है और सुलेमान भी हैरत से देखने लगता है, मगर यहाँ साजिद बहुत खुश नज़र आता है। ये देख के यमुना वहाँ से चली जाती है बाथरूम की तरफ, और वहाँ से निकलते हुए दोबारा इसकी सुलेमान से मुलाकात होती है। सुलेमान बताता है कि मेरी दादी की तबीयत ख़राब है, मैं जा रहा हूँ। यमुना कहती है आपकी और यास्मीन के रिश्ते की बातें चल रही हैं, तो हम एक फ़ैमिली हैं। मैंने आपसे कभी कहा तो नहीं, लेकिन मेरे शौहर के CEO हैं, मैं उसके लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ। सुलेमान गुस्से से उससे ओवर रिएक्ट करता है। उससे कहता है कि तुम जानती नहीं हो या जानबूझ के अनजान बन रही हो, सिर्फ तुम ही उन्हें फैमिली समझती हो, वो तो तुम्हें कुछ नहीं समझते। जिस पर ये कहती है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, हाथ छोड़ो मेरा। खैर सुलेमान यहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये वापस मुड़कर आती है और चीज़ों को अलग से नोटिस करने लगती है। यहाँ इसका शौहर और इसकी बहन अच्छे से टाइम गुजार रहे हैं। ये खातून इसे कहती है मुझे स्टोर रूम ले चलो, और वहाँ इसे बातों में लगाती है और इसके साथ आया हुआ आदमी तमाम पेंटिंग्स को अच्छे से एग्जामिन करता है। कि मदर का सेक्रेटरी इससे एक और पेंटिंग के बारे में सवाल पूछने लगता है और कहती है मैंने गाड़ी में रखी हुई है। और यहाँ इनकी ऑक्शन पेंटिंग्स की स्टार्ट हो जाती है।
यहाँ इस पेंटिंग की डेट बताई जा रही है 1980 और इसकी बीटिंग स्टार्ट हो जाती है। मुख्तलिफ रेट लगते हैं और ये ख़ातून इसका रेट बढ़ाती चली जाती है और उसके बाद सब कहते हैं कि आपने ये ख़रीद ली है, लेकिन ये पुलिस को बुला लेती है और एक अच्छा वाला थप्पड़ रसीद करती है इसकी अम्मा को और कहती है तुम हमें चीट कर रहे। उसके बाद ये प्रूव किया जाता है कि ये पेंटिंग वाकई ही फ़ेक है, ये 1980 की पेंटिंग नहीं है। सारे मीडिया और पुलिस के सामने जब ये प्रूफ्स रखे जाते हैं तो इसकी माँ के पास बोलने को कुछ नहीं बचता और ये मैम कहती है कि तुम्हारे पास एक ऐसा बंदा भी है जो बिल्कुल कॉपी कर सकता है बाकी पेंटिंग्स को। ये अपने मैनेजर से पूछती है अब बताओ मैं क्या करूं, तो मैनेजर से मशवरा देता है कि ये सारे का सारा इल्ज़ाम अपनी बड़ी बेटी पे डाल दो। ये अपनी बेटी को बुला के कहती है कि तुम सारे का सारा इल्ज़ाम ले लो, मैं तुम्हारे लिए केस भी लड़ूंगी और मैं तुम्हें जल्द बाहर निकलवा लूँगी। जिसके बाद ये सेक्रेटरी सारा इल्ज़ाम उस पर लगा देता है और कहता है कि इसके बारे में हमारी मैम को कुछ पता नहीं है, मैं बेचता था और ये कॉपी करती थी। यहाँ ये रो के अपनी माँ से मिन्नतें करने लगती है कि आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि इसका सेक्रेटरी कहता है कि इसके पास अभी भी सबूत है और वो सबूत इसकी गाड़ी में पड़ी हुई एक पेंटिंग है और उसके साथ एनवेलप है जिसके अंदर ये पैसे वसूल करती है, बिल्कुल ऐसी सेम जैसी ओरिजिनल हो। इसकी बहन भी सब कुछ जानते बूझते हुए ड्रामा करने लगती है और इसको दिलासा देने के लिए साजिद साहब आ जाते हैं। बजाय अपनी बीवी को दिलासा देने के वो इसके साथ टाइम वेस्ट करने लगता है और उसे अपने दिल की बात कह देता है। उसे बताता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, बस अगर किसी बेवकूफ़ को नहीं पता तो वो मेरी बहन ही है जैसे नहीं पता, लेकिन तुम कितने भूखे हो। नहीं ये सब बातें करते देख लेती है और इसका शौहर कहता है ये सब मैं तुम्हें बताने ही वाला था और मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला था। वो उसे कहता है कि मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल तुम जैसा हूँ। जैसे मैं यास्मीन को खुश करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ही तुम अपने वालिदैन को खुश करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही हो। इतने में पुलिस आ जाती है और ये यहाँ से भाग जाती है। ये गाड़ी में भागी जा रही है और इसकी माँ से फ़ोन पे कहती है कि तुम बेवकूफ़ों वाली हरकतें करना बंद करो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुम फिक्र ना करो, हम फैमिली हैं, तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचा लूँगी। ये सब करते कराते इसका एक ज़बरदस्त किस्म का एक्सीडेंट होता है और फिर ऊपर से और एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद ये हॉस्पिटल पहुँच जाती है। हॉस्पिटल में इसकी माँ, शौहर, बहन, पुलिस सब आ गए हैं। माँ पुलिस को दिखा रही है कि वो अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, शौहर को उसकी बहन की पड़ी हुई है। ये सब एक दूसरे को दिलासे दे रहे हैं। इसकी माँ इन सबको भेजकर इसकी सारी मशीन्स ऑफ कर देती है। उसकी माँ कहती है कि अब हम बिल्कुल खामोशी में बात कर सकते हैं। इसकी माँ से बताती है कि मैंने तुम्हें कभी भी पसंद नहीं किया। पता चलता है कि इसकी माँ ने इसे यतीम खाने से लाया था। ये कहती है कि जब मैं पहली बार तुम्हें मिली थी तो मुझे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश कर रही थी और जब मैं तुम्हें ले भी आई तो तुम्हें ख़राब खाना जानबूझ कर दिया, उसके बावजूद भी तुमने कोई गिला नहीं किया। मैंने तुम्हें हर मौके पे नीचा दिखाया लेकिन फिर भी तुमने कॉम्प्रोमाइज़ किया और तुमने मुझे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश की। इस इंतज़ार में थी कि तुम अपनी भूख को कब तक छुपाओगी और कब तुम अपनी असलियत सामने लेकर आओगी। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें तुम कभी ऊंचा बोलकर बता नहीं सकी कि तुम क्या चाहती हो। तुमने हमेशा अपनी भूख को छुपाया, हमेशा लोगों ने तुम्हारे पीछे बातें की और तुम्हें नीचा दिखाया। अपनी अगली ज़िंदगी में तुम इतना अच्छा होने की एक्टिंग मत करना। ये कह के ये चली जाती है और सेक्रेटरी से कहती है कि मशीन्स को वापस दोबारा ऑन कर दो, लेकिन सेक्रेटरी यहाँ फ़ोन पर इसकी किसी से बात करवाता है। उसके बाद इसकी बत्ती गुल हो जाती है। इसके सामने इसकी ज़िंदगी के तमाम सीन्स आ रहे हैं जहाँ इसने हर तरह से कोशिश की अच्छा इंसान बनने की। यतीम खाने से एडॉप्ट होने के बाद इसकी शादी हुई, वहाँ इसने सास को खुश करने की हर तरह से कोशिश की, शौहर की खिदमत की, लेकिन अब लोग इसके मरने पर खुशी महसूस कर रहे हैं और इससे जान छूट गई। यहाँ मरते हुए ये अपने दिल में एक दुआ मांगती है कि मुझे एक और चांस मिल जाए, एक और चांस मुझे मिल जाए ज़िंदगी का। कि एकदम से इसकी आंखें खुलती हैं, इसके मुंह पे मास्क और इसके साथ बहन बैठी हुई है। उसकी बहन कहती है मुझे लगा तुमने बाहर जाना था, तुम क्या कर रही हो। ऐसा करना मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती, लेकिन तुमने मुझे पिक्चर्स भेजनी है। ये अपने आप को चेक करने लगती है, मैं ज़िंदा हूँ और मैं ठीक हूँ और मैं हॉस्पिटल में भी नहीं हूँ। मोबाइल उठा के डेट चेक करती है तो पूरा 1 साल पीछे की डेट है। इसे बहुत हैरत होती है, इसे खुद पे यकीन नहीं आता। ये सोच रही है ये क्या हो रहा है, लेकिन इसके हाथ पर इसकी डेथ डेट आ रही है। उसके बाद ये अपनी सोचों में गुम चल पड़ती है और सोचती है आज के दिन मेरे साथ क्या क्या हो रहा था और वही सब इसके साथ हो भी रहा है। ये अपनी शादी का ड्रेस चेक कर रही है और शादी की शॉपिंग के लिए आई हुई है, जहाँ इसको एक चोट लगी है, उसमें से खून निकला है और ये सेल्स गर्ल्स इससे माजरत करती हैं।
वहीं इसको उसकी माँ की बात याद आती है कि अगली बार बहुत अच्छी मत बनना। ये सोचती है कि मुझे मेरी माँ की बात तो कम से कम माननी चाहिए। पर्दे हटते हैं और सामने साजिद साहब बैठे हुए हैं। ये सेल्स गर्ल से पूछती है कि यहाँ पे कितनी लड़कियाँ हैं जिनकी शादी टूट गई हो ये ड्रेसेस पहनकर। कहती है कोई भी नहीं। कहती है अच्छा फिर तो मैं पहली हूँ। साजिद के कोट से पेन निकाल कर अपने ड्रेस को फाड़ देती है। उसके बाद साजिद ज़रा बिस्ती शिस्ती करके उसे कहती है कि मैं तुमसे शादी ख़त्म कर रही हूँ। असल में इस डेट में इनकी शादी की तैयारियाँ चल रही थी जहाँ पे ये शादी तोड़ देती है। ये बिल्कुल हैरान रह जाता है, भाग के उससे वजह पूछता है और वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे साथ वज़ाया करने के लिए टाइम नहीं है। मैंने सबको बताना है कि हमारी शादी नहीं हो रही और साथ में यास्मीन को भी बताना है जिसे तुम मोहब्बत करते हो। ये बिल्कुल सख्ते में आता है और इस बात को डिनाई भी नहीं करता। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सबको खुश करने के चक्कर में मौत के मुंह में जा पहुंची, लेकिन तब उसे पता चलता है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता बल्कि सब उसे इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ ये दुआ मांगती है कि मुझे इस ज़िंदगी में एक और मौका मिल जाए। तब वो अपनी ज़िंदगी में टाइम ट्रैवल करके 1 साल पीछे चली जाती है और ज़िंदगी उसे वाकई एक और मौका दे देती है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं।